इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ने के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें इजराइल पर हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल अपने दुश्मन पर किस तरह से हमला करता है और किस तरह से उन्हें नया सबक सिखाता है। लेकिन आपको मालूम नहीं होगा, सन 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई भी देश इस धरती पर मौजूद नहीं था। लेकिन एक दिन विश्व के भूगोल पर इस देश का नक्शा अस्तित्व में आया और देखते ही देखते ये सैन्य ताकत व तकनीक के मामले में दुनिया भर में अव्वल बन गया। जी हाँ, यहूदी बाहुल्य इजराइल, जिसकी प्रमुख भाषा इब्रू है, फिलिस्तीन का ही बृहद रूप है। सीरिया और जॉर्डन के साथ भूमध्य सागर से घिरे हुए इस खूबसूरत इजराइल का जन्म विश्व पटल पर कैसे हुआ, इसे जानने समझने के लिए हमें इतिहास के गर्त में जाना होगा। तो चलिए इजराइल के अस्तित्व में आने के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी इजराइल की बात आती है तो एक शहर का भी नाम आता है, जेरूशलम। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम खंड और यहूदियों के प्राचीन ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट से यहूदियों के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार यहूदी जाति का निकास पैगंबर हजरत अब्राहम से शुरू होता है, जिसे इस्लाम में इब्राहिम, ईसाईत में अब्राहम कहते हैं। दरअसल इजराइल की राजधानी जेरूशलम तीनों धर्मों यहूदी, ईसाई, इस्लाम का एक संगम स्थल है। यहूदियों की माने तो यह उनकी मातृभूमि है। ईसाइयों की माने तो यह ईसा की कर्म भूमि है, यहीं पर ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था। वहीं मुस्लिमों की माने तो यहाँ की अल-अक्सा मस्जिद ही इस्लाम की शुरुआत करती है। इसी स्थान से पैगंबर मोहम्मद साहब ने जन्नत के लिए प्रस्थान किया था, यानी यह स्थान तीनों धर्मों की आस्था का केंद्र है। रोम के साथ युद्ध में मची तबाही। अब्राहम को यहूदी, मुसलमान और ईसाई तीनों धर्मों के लोग अपना पितामह मानते हैं। अब्राहम का समय ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व का है। माना जाता कि अब्राहम के पोते याकूब का ही दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने यहूदियों की 12 जातियों को मिलाकर एक किया। इन सब जातियों का यह सम्मिलित राष्ट्र इजराइल कहलाने लगा। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे बने कि यहूदियों की राजनीति स्वाधीनता का अंत हो गया। दरअसल सन 66 ईसा पूर्व में प्रथम यहूदी रोम युद्ध के बाद रोम के जनरल पाम्पे ने जेरूशलम के साथ साथ सारे देश पर अधिकार कर लिया। इतिहासकारों का कहना है कि हजारों यहूदी इस लड़ाई में मारे गए। इसके बाद उदय होता है खलीफा साम्राज्य का। 6वीं ईस्वी तक इजराइल पर रोम का प्रभुत्व कायम रहा। लेकिन इसी समय मध्य एशिया में एक और नई शक्ति का उदय हुआ। यह शक्ति थी इस्लाम के झंडे के तले खड़ा हुआ खलीफा साम्राज्य। सन 636 ईस्वी में खलीफा उमर की सेनाओं ने रोम की सेनाओं को रोंद डाला और इजराइल पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह इजराइल और उसकी राजधानी जेरूशलम अब अरबों की सत्ता में स्थापित हो गई, जो सन 1099 ईस्वी तक रही। इसके बाद सन 1099 ईस्वी में जेरूशलम पर ईसाई शक्तियों ने अपना कब्जा कर लिया। हालांकि ईसाइयों का शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और उन्होंने दोबारा इसे इस्लामिक शासकों के हाथों इजराइल को गंवा दिया। इस बीच मुस्लिमों और ईसाइयों में इस पवित्र जगह पर कब्जे के लिए कई बार युद्ध लड़े गए, जिन्हें धर्म युद्ध यानी क्रूसेड के नाम से भी जाना जाता है। अंततः इस्लामी शासकों का इजराइल पर कब्जा हो गया। तब से लेकर 19वीं सदी तक इजराइल पर कभी मिस्र शासकों का आधिपत्य रहा तो कभी तुर्कों का। इजराइल के वर्तमान स्वरूप से पहले वह तुर्की शासकों के हाथों में था, जिसे ऑटोमन साम्राज्य कहा गया, जिसके ऊपर खलीफाओं का शासन चलता था। उसके बाद जन्म लेती है एक राष्ट्रवाद की विचारधारा। 19वीं सदी में ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था, तो वहीं मध्य एशिया के एक बड़े हिस्से तक फैल चुका ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हो चला था। इस समय तक कई देशों में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। इटालियन एक अलग राज्य इटली की मांग कर रहे थे, तो जर्मनी अपने लिए एक अलग जर्मन राज्य की मांग करने लगे। तब तक संचार के साधन, प्रेस, रेल, सड़क के कारण विचारों का एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचना आसान हो चुका था। इसी तरह राष्ट्रवाद का विचार विश्व के लगभग हर हिस्से में तीव्रता के साथ पहुंचने लगा। यहूदियों में भी अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व, अपनी पहचान के लिए तीव्र भावनाएं उमड़ी। अब यहूदी एक अलग देश की इच्छा करने लगे, जहां वह चैन से रह सके। उनके मन में अपने पूर्वजों के देश इजराइल को दोबारा से आबाद करने की भावना घर करने लगी, जहां फिलहाल ऑटोमन शासकों का कब्जा था। 19वीं सदी के मध्य से इजराइल के रूप में यहूदी मातृभूमि की मांग करने लगे थे, जिसे जियोनवाद कहा गया।
उस समय यूरोप में सब जगह यहूदियों पर अत्याचार हो रहे थे। निरंतर होते अत्याचारों के कारण यूरोप के कई हिस्सों में रहने वाले यहूदी विस्थापित होकर फिलिस्तीन आने लगे। यहूदी एक देश की कल्पना कर रहे थे जहां दुनिया के तमाम देशों से आए हुए यहूदी निर्णायक बहुमत में हो। चूंकि फिलिस्तीन में इस्लामी मान्यता के लोग बहुमत में थे, अतः यह लड़ाई एक कभी न खत्म होने वाला विवाद बनने वाली थी, जिसका नतीजा आज तक हम देख रहे हैं। किस प्रकार फिलिस्तीन और इजराइल में एक बार फिर से जंग जैसा माहौल बन गया है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की एंट्री होती है। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। यह वह समय था जब यहूदियों को उनकी मातृभूमि मिलने की दिशा में टर्निंग पॉइंट आया। इजराइल का कब्जा धारक तुर्की प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र राष्ट्रों, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल था, के खिलाफ वाले गठबंधन में शामिल हो गया। यानी तुर्की ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के गुट में शामिल होकर ब्रिटेन की दुश्मनी मोल ले ली, जो कि उस समय सबसे ताकतवर शक्ति थी। इसी समय तुर्की के शासकों ने फिलिस्तीन से उन सभी यहूदियों को खदेड़ना शुरू कर दिया जो रूस और यूरोप के अन्य देशों से आए थे। प्रथम विश्व युद्ध से अरबी लोगों को भी नुकसान हो रहा था जो इजराइल के बहुमत में थे। इन दोनों परिस्थितियों का लाभ लेने के लिए ब्रिटेन ने अरब और फिलिस्तीन को तुर्की शासन से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्धता जताई, बशर्ते कि अरब देश और फिलिस्तीन तुर्की के विरोध में मित्र सेनाओं के साथ आ जाएं। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस में होता है गुप्त समझौता। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही ब्रिटेन और फ्रांस के बीच गुप्त रूप से साइकस-पिकोट समझौता हुआ। इस एग्रीमेंट के साथ रूस की भी सहमति थी। इस समझौते के अंतर्गत तय हुआ कि युद्ध जीतने के बाद मध्य एशिया का कौन सा हिस्सा किस देश को मिलेगा। इस समझौते पर यह तय हुआ कि जॉर्डन, इराक और फिलिस्तीन ब्रिटेन को मिलेंगे। सन 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव लॉर्ड बेल्फोर और यहूदी नेता लॉर्ड रोथस्चाइल्ड के बीच एक पत्र व्यवहार हुआ, जिसमें लॉर्ड बेल्फोर ने ब्रिटेन की ओर से आश्वासन दिया कि फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि के रूप में बनाने के लिए वो प्रतिबद्ध है। ब्रिटेन के विदेश सचिव लॉर्ड बेल्फोर की इसी घोषणा को बेल्फोर घोषणा कहा जाता है। उस समय मुस्लिमों की आबादी फिलिस्तीन की कुल आबादी की 3/4 से भी ज्यादा थी। इस समझौते के तहत इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया गया। स्वाभाविक रूप से बेल्फोर घोषणा का विरोध शुरू हो गया। फिलिस्तीन मुस्लिमों ने जोरदार विरोध किया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सन 1920 को इटली में सैन रेमो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने अमेरिका ने मिलकर ब्रिटेन को अस्थायी जनादेश दिया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदी की मातृभूमि के रूप में विकसित कराए। वहीं फिलिस्तीन का स्थानीय प्रशासन भी ब्रिटेन ही देखेगा। इसके बाद एक बार फिर से वही थ्योरी आती है जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय आई थी। फिलिस्तीन के टुकड़े। स्थानीय स्वशासन और स्थितियों में यहूदियों को भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह फिलिस्तीन के शासन में यहूदी जनसंख्या के चलते अल्पसंख्यक बने रह जाएं और अरबी बहुमत में हो जाएं। इसी तरह अरबी लोगों को भी यह समझौता मंजूर नहीं था, क्योंकि वह किसी भी हालत में यहूदियों के साथ सत्ता साझा नहीं करना चाहते थे। तभी ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी कि ब्रिटेन को फिलिस्तीन का जो हिस्सा संभालने के लिए मिला था उसके 2 हिस्से कर दिए गए। उसके बड़े हिस्से को ट्रांस जॉर्डन कहा गया और छोटे हिस्से को फिलिस्तीन। बाद में ट्रांस जॉर्डन को जॉर्डन के रूप में एक स्वतंत्र देश मान लिया गया। प्रस्तावित यहूदी मातृभूमि का एक बड़ा हिस्सा ट्रांस जॉर्डन के रूप में उनके हाथ से निकल गया था, तो यहूदियों को लगा कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। इसके बाद यहूदी ब्रिटेन के विरोध में आ गए। इसके बाद फिर से एक और क्रम शुरू होता है, अत्याचार और दमन का, जिससे यहूदी बहुत परेशान भी हुए और मरे भी। यह वही समय था जब पोलैंड और पूर्वी यूरोप में यहूदी के साथ अत्याचार हो रहे थे। यहूदी अपनी जान बचाकर फिलिस्तीन की तरफ भागने लगे थे। जर्मनी में हिटलर राज आने के बाद लाखों की संख्या में यहूदियों का कत्लेआम हुआ। यहूदी अंतिम आस के रूप में फिलिस्तीन की तरफ कूच करने लगे। लाखों की संख्या में आए यहूदियों के कारण अरब और यहूदी के बीच संघर्ष बढ़ने लगा, दंगे होने लगे, कत्लेआम होने लगा। इसी बीच सन 1936 ईस्वी में एक ऐसी घटना घटी जिसने यहूदी अरबी संघर्ष को और अधिक आग भड़का दी, यानी इसे तेज कर दिया। ब्रिटेन की फौज ने एक ऐसे धर्मगुरु की हत्या कर दी जो यहूदियों और ब्रिटेन के खिलाफ विरोध का झंडा लिए खड़ा था। इससे गुस्साए अरबियों ने एक घटना के बाद विद्रोह कर दिया
अब यहूदियों और अरबों का फिलिस्तीन पर कब्जे के लिए होने वाला संघर्ष भूमिगत सशस्त्र समूह के हाथों में चला गया। इन संघर्ष में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब ब्रिटेन के लिए फिलिस्तीन एक मुसीबत बन गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों ने विश्व के शक्ति केंद्र को बदल दिया। अब ब्रिटेन का सूरज अमेरिकी रोशनी के आगे मध्यम पड़ने लगा था। अभी यहूदी विद्रोही समूह ने अवैध रूप से यहूदियों को फिलिस्तीन में लाना जारी रखा। अमेरिका और अन्य देशों ने भी अब ब्रिटेन पर फिलिस्तीन में यहूदियों के पुनर्वास के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। एक तो ब्रिटेन पहले जैसी मजबूत शक्ति नहीं रहा था, दूसरा यहूदियों के संघर्ष में उसे खामखा जान माल की हानि हो रही थी। लगातार होने वाले दंगों से फिलिस्तीन ब्रिटेन के लिए गले की हड्डी बन गया था। आखिरकार ब्रिटेन ने खुद को फिलिस्तीन मामले से अलग कर लिया। तभी 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हो चुकी थी। ऐसे में ताज़ातरीन तौर पर फिलिस्तीन का मुद्दा यूनाइटेड नेशन के हाथों में आ गया। इसके बाद यूएन का हस्तक्षेप और बन गया इजराइल। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने झगड़े की जटिलता को समझते हुए फिलिस्तीन के दो हिस्से कर दिए, एक अरब राज्य और दूसरा यहूदी राज्य इजराइल। इन दोनों का आपस में बंटवारा कर दिया गया। जेरूशलेम जो ईसाई, अरब और यहूदी तीनों मजहबों को मानने वालों के लिए आस्था स्थल था, उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध के अंतर्गत रखे जाने की घोषणा कर दी गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत जेरूशलम को कॉर्पस स्पेक्ट्रम कहा गया, यानी जेरूशलम के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सरकार का प्रबंधन रहेगा। यहूदियों को यह प्रस्ताव स्वीकार्य था, लेकिन अरबों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अंततः यह विभाजन लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि दोनों देशों की सीमाओं का निर्धारण और विभाजन बहुत जटिल कार्य था। इस विभाजन में फिलिस्तीन के 70%, अरब लोगों को 42% क्षेत्र ही मिला था, जबकि यही लोग विभाजन के पहले 92% क्षेत्र पर काबिज थे। अतः किसी भी प्रकार से विभाजन अरबों को मान्य नहीं था। 1948 आते आते ब्रिटेन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली, जिससे अब यहूदियों और फिलिस्तीन में खूनी टकराव शुरू हो गया। मौका पाते ही यहूदियों ने इजराइल के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। इस तरह से इजराइल पूरी दुनिया के यहूदियों का एक प्रमुख निवास स्थान बन गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।